नमस्कार, सिटी एक्सप्रेस शो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सोहित मिश्रा और इस बुलेटिन को हम आपके लिए मुंबई के वर्ली इलाके से लेकर आ रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उत्तराखंड राज्य को बने ये 21वां साल चल रहा है और 11वें मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी चुने गए हैं। खास बात ये भी है कि इस बार बीजेपी ने कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को टक्कर देने के लिए अपना जो नेता है उसे गढ़वाल के बजाय कुमाऊं से चुना। शनिवार दोपहर 3:30 बजे जब देहरादून में बीजेपी मुख्यालय में पुष्कर धामी के लिए नारे लगने लगे तो साफ हो गया कि बीजेपी ने इस बार मुख्यमंत्री गढ़वाल से नहीं कुमाऊं से चुना है। केवल 45 साल की उम्र में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनने वाले धामी राज्य के अब तक के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री होंगे। जी बहुत धन्यवाद आप लोगों का सबका। और देखिए, मेरी पार्टी ने जो एक सामान्य से कार्यकर्ता को, एक पूर्व सैनिक के पुत्र को, जो कि एक सामान्य परिस्थितियों में पिथौरागढ़ के सीमांत जिले में मैं पैदा हुआ, कनाली छेना तहसील में, जो कि पहले की डीडीहाट तहसील होती थी, और खटीमा मेरा विधानसभा क्षेत्र है, मेरी कर्मभूमि है, मुझे सेवा का अवसर दिया है। मैं निश्चित रूप से अपने पार्टी के हाईकमान को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, पूरे हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को और प्रदेश के नेतृत्व को, देखिए जो भी जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर हम लोग जो है लगातार सबका सहयोग लेकर, सब लोगों को लेकर काम करेंगे। जनता की सेवा। जब एक संवैधानिक संकट पैदा हुआ है, इससे 2 महीने पहले ही मुख्यमंत्री बदला गया है। कितनी बड़ी चुनौती है वापस चुनाव में जाकर पार्टी को जिता कर लाना। देखिए चुनौती भी है और निश्चित रूप से एक चुनौती, और चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। सबका सहयोग लेकर हम जो है पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। 2022 में भारतीय जनता पार्टी पहले की तरह ही बहुमत प्राप्त करके सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने एक नए नौजवान नेता को मुख्यमंत्री के रूप में सर्वसम्मति से चुना है। मुझे आशा है पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी यशस्वी होगी और उत्तराखंड का विकास नए आयाम को छुएगा। राज्यपाल जी के यहाँ इससे पहले तीरथ सिंह रावत ने संवैधानिक संकट का हवाला देते हुए शुक्रवार रात राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी 2022 में फतह करेगी, निश्चित करेगी। पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं क्षेत्र के खटीमा के 2 बार के विधायक हैं। राजनाथ सिंह के करीबी माने जाते हैं। पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी के ओएसडी रहे हैं। संघ के करीबी माने जाते हैं। भगत सिंह कोश्यारी के बाद पुष्कर सिंह धामी बीजेपी की तरफ से दूसरे मुख्यमंत्री होंगे जो कुमाऊं से हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत को कुमाऊं में जमीनी स्तर पर टक्कर देने के लिए सीएम गढ़वाल की जगह कुमाऊं से दिया है। इस मौके पर हरीश रावत ने बयान जारी कर कहा, भाजपा के मुख्यमंत्री चयन का सीन नाटकीय तरीके से समाप्त हुआ। कुछ लोगों के लिए अंगूर हमेशा हमेशा के लिए खट्टे हो गए। खुशी है एक किसान का बेटा पुष्कर सिंह धामी जी राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। उनको बहुत बहुत बधाई। आज शुभकामना देने का दिन है। कल मैं इस सारे घटनाक्रम की राजनीतिक चीरफाड़ करूंगा, मगर आज केवल पुष्कर धामी जी को बधाई देता हूं। उनके जीवन में ये बड़ा क्षण है। 2017 में बीजेपी ने उत्तराखंड की 70 में से 57 सीटें जीती थी, लेकिन 5 साल के अंदर 3 मुख्यमंत्री बनने से कई सवाल खड़े हुए हैं। उत्तराखंड में अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने हैं। ऐसे में नए मुख्यमंत्री के सामने कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचकर अपनी सरकार और पार्टी की योजनाओं को समझाने की चुनौती होगी। यही नहीं, युवा मुख्यमंत्री के सामने पहले से ही बहुत ज्यादा अनुभवी नेता होंगे, जिनके सामने इतने कम समय में समन्वय बनाना आसान काम नहीं होगा। चुनाव के महज कुछ महीनों पहले ही पंजाब में बिजली का मुद्दा काफी बड़ा हो चुका है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को पूरी तरह से घेरने की कोशिश करती हुई दिख रही है, तो वहीं नवजोत सिंह सिद्धू अपने ही सरकार पर इस मुद्दे पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं।
हालांकि बाद में उनका खुद का लाखों रुपयों का बकाया बिल सामने आया, जिसके बाद उनकी पत्नी सफाई देती हुई नजर आ रही हैं। इस ट्वीट के चंद घंटे बाद ये पता चला कि नवजोत सिंह सिद्धू पर 8 महीने के बिजली का बिल करीब 8,67,000 से भी ज्यादा बकाया है। विपक्ष ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि नवजोत सिद्धू पर भी रहम करें। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी बिजली के बकाया बिल की सफाई देते हुए अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पर बरसी। बिजली का जो बिल है ना, ये नहीं है कि बिल नहीं दिता सीगा। हमने विभाग से अपील की थी कि ये जांचें कि गर्मियों और सर्दियों में एक जैसे बिल क्यों आ रहे हैं। हम आपकी तरह नहीं हैं, अपने बिल खुद चुकाते हैं। 2 जाने असीं घर च रहने आ, भी इन्ना बड़ा बिल किवें आ जाता है, भी ये चेक किया जाए। इस बीच मुख्यमंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। आम आदमी पार्टी ने अमरिंदर सिंह के आवास के नजदीक विरोध प्रदर्शन किया और भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को बल का इस्तेमाल करना पड़ा। आपका जो मुख्यमंत्री है, जो अपने प्राइवेट फार्म हाउस सिस्मा फार्म हाउस में सोया पड़ा है, उसको गूढ़ी नींद से उठाने के लिए आम आदमी पार्टी के वर्कर आए थे। चुनाव से 6 महीने पहले उभरे बिजली के संकट ने पहले से ही घिरे हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। चुनाव से पहले किए गए वादों को पूरा न करने पर आलोचना के बाद अब विपक्ष अपने वार और पैने कर रहा है और जनता मना रही है कि ये मुद्दा जल्दी सुलझे और उन्हें राहत मिले। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। अब पूर्वी दिल्ली के लोगों को यूजर चार्ज देना होगा, क्योंकि पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने अब यूजर चार्ज के जरिए कमाई का एक नया जरिया खोज निकाला है। दरअसल वेस्ट कलेक्ट करने के नाम पर अब ईडीएमसी को सालाना 70 करोड़ रुपए की कमाई उनकी होगी और रेसिडेंशियल से लेकर कमर्शियल प्रॉपर्टीज के लोगों को ये यूजर चार्ज देना होगा। पहले चरण में इसकी शुरुआत अस्पताल और केमिस्ट से की जा रही है। करीब दर्जन भर करों और शुल्क से कमाई कर रहे पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने कमाई के लिए अब एक नया यूजर चार्ज जोड़ लिया है। आने वाले दिनों में इसके दायरे में घर भी आएंगे और तमाम दुकानदार भी। पर शुरुआत हॉस्पिटल, लैब्स और दवाई की दुकानों से की गई है। 50 बेड वाले क्लिनिक, डिस्पेंसरी, लैब से नॉन बायोमेडिकल वेस्ट के लिए 2,000 रुपए महीना, 50 बेड से ज्यादा वालों से 4,000 रुपए और दवाई दुकानदारों से 500 रुपए महीना वसूला जाएगा। फर्स्ट फेज में हमने कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स लिया है। हमारे यहाँ लगभग 60,000 कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं। उनमें भी हमने फर्स्ट फेज में कोरोना को देखते हुए मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट्स, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स और लैब्स को लिया है। इसके बाद हम जो रिमेनिंग कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको हम लेंगे। यदि ये सारा जो है हम यूज़र फीस कलेक्ट करेंगे तो इस साल में हमें 60 से 70 करोड़ रुपया मिनिमम आएगा। इतना ही नहीं, 2 से 3 महीने में तमाम कमर्शियल एक्टिविटी वाली जगहें इसके दायरे में लाने की योजना है। इसके बाद घरों से भी ये यूजर चार्ज वसूल किया जाएगा। घरों के आकार के हिसाब से 50 रुपए से लेकर 200 रुपए महीने का चार्ज वसूला जाएगा। स्ट्रीट वेंडर से 100 रुपए, ढाबा, मिठाई दुकान, कॉफी हाउस से 500 रुपए, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, कमर्शियल ऑफिस, सरकारी दफ्तर, बैंक, कोचिंग क्लासेस और 50 सीट वाले रेस्टोरेंट से 2,000 रुपए, 50 सीट से ज्यादा वाले रेस्टोरेंट, स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री से 3,000 रुपए, सिनेमा हॉल, पब से 4,000 रुपए और कोल्ड स्टोरेज, गोडाउन, मैरिज हॉल, प्रदर्शनी, मेले वाली जगहों से 5,000 रुपए महीने का वसूलने का प्रावधान है। इसमें पेनल्टी का भी प्रावधान है। यदि वो वेस्ट हमारे नियमानुसार सेग्रीगेट नहीं करता है या उसका डिस्पोजल हमारे जो दिए हुए नियम के अनुसार नहीं कर रहा है, तो उस पर हम RWA, मार्केट एसोसिएशंस, होटल्स और इंडस्ट्रियल यूनिट्स पर फाइन की व्यवस्था है। मिनिमम 10,000 से है फाइन और इट गोज अप टू 1 लाख रुपीज़। एक तरफ बढ़ती महंगाई तो दूसरी तरफ ये नया चार्ज। सालाना करीब 800 करोड़ रुपए कमाने वाले पूर्वी दिल्ली नगर निगम की हालत भी बहुत अच्छी नहीं। तो हालात सुधारने का ये नया फॉर्मूला है जिसकी मार हर किसी पर पड़ेगी। पूर्वी दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली की केजरीवाल सरकार कोविड-19 से जान गंवाने वाले लोगों के परिवार वालों को मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के तहत मदद करेगी। दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग ने सभी एसडीएम के अधीन 100 अफसरों की एक टीम गठित करने का निर्देश दिया है। ये टीम मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के लाभार्थियों को दिए गए पते पर जाकर जानकारी को वेरीफाई करने और एप्लीकेशन सबमिट कराने में सहायता करेगी। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के जेवनाला गांव में मोबाइल नेटवर्क नहीं होने की वजह से
छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि छात्रों को घरों से दूर पेड़ों पर जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करनी पड़ रही है। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के लेखनी शहर से 18 किलोमीटर दूर जेवनाला गांव में रहने वाले अतुल गोंधले हर सुबह पॉलिटेक्निक की अपनी ऑनलाइन क्लास से पहले इसी तरह तैयार होते हैं और फिर खेतों के रास्ते गांव के दूसरे छोर पर मौजूद इस पेड़ तक पहुंचते हैं, जिसे गांव वाले नेटवर्क ट्री कहते हैं। इलाके के इकलौते मोबाइल टावर से करीब 200 मीटर की दूरी पर मौजूद ये पेड़ ही गांव के छात्रों के लिए अकेली जगह है जहां उन्हें नेटवर्क मिल पाता है। तो गांव के छात्र यहीं आकर अपनी पढ़ाई करते हैं। रेंज शोधावी लागते आणि मी हर रोज इस पेड़ के पास आकर पढ़ाई करनी पड़ती है। मॉनसून में भारी बारिश की वजह से कई बार पढ़ाई छूट जाती है। यही एक जगह है जहां नेटवर्क अच्छा है, बाकी जगह नेटवर्क ही नहीं है। त्यामुळे आम्हाला इथेच यावं लागते। तेज धूप हो या भारी बारिश, छात्रों को अगर पढ़ाई करना हो तो उन्हें यहीं आना पड़ता है। घर या दूसरी जगहों पर फोन में नेटवर्क नहीं होता है, लिहाजा 15 महीनों से गांव के करीब 150 छात्र ऑनलाइन पढ़ाई के लिए अपनी कॉपी, मोबाइल, पेन, हेडफोन लेकर यहां पहुंच जाते हैं या तो उन्हें कहीं और जाना पड़ता है। आणि माझे ऑनलाइन क्लासेस असल्यामुळे ऑनलाइन क्लास की पढ़ाई हम घर से नहीं कर सकते, यहीं किताबों को लेकर आना पड़ता है। कभी कभी रात 8 या 8:30 की क्लास होती है, तब हम कैसे पढ़ाई करने यहाँ आए? मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं होता। अगर शिक्षक फोन पर कोई सूचना देना चाहे तो वो भी संभव नहीं है। सरकारों ने कोरोना के कारण पढ़ाई को ऑनलाइन कराने का फैसला तो किया, लेकिन सरकार ने यह पता लगाने की शायद कोशिश भी नहीं की कि क्या भारत के सभी हिस्सों में इस तरह की पढ़ाई करने के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाएं मौजूद भी हैं या नहीं। गोंदिया से रवि आर्य के साथ मुंबई से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना महामारी का सबसे ज्यादा असर गरीब बच्चों पर पड़ा, क्योंकि स्कूल बंद होने की वजह से पढ़ाई ऑनलाइन होने लगी। लेकिन ये जो गरीब बच्चे हैं उनके पास स्मार्टफोन नहीं होने की वजह से वो पढ़ नहीं पा रहे थे। लेकिन औरंगाबाद की एक बच्ची ने अपने मोहल्ले में सभी गरीब बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी की शुरुआत की और देखते ही देखते इस तरह के अब 11 मोहल्ला लाइब्रेरी मौजूद है। स्कूल बंद हो, ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मोबाइल खरीदने के पैसे ना हो, तो झुग्गियों में रहने वाले बच्चे क्या करें? छठी क्लास में पढ़ने वाली मिर्जा मरियम ने सोचा क्यों ना मोहल्ला लाइब्रेरी खोली जाए, ताकि बच्चे भी पढ़ सकें और वक्त भी गलत आदतों में जाया ना हो। ऑनलाइन क्लास में कुछ पढ़ाई नहीं हो रही थी, इसलिए हमने सोचा क्यों नहीं गली के बच्चों के लिए कुछ करें। फिर हमने सोचा गली में क्यों, बहुत सारे गलियों में ऐसे, इसलिए हमने पूरे मोहल्ला लाइब्रेरी शुरू करने का फैसला किया। मरियम ये काम अपने पिता मिर्जा कय्यूम नदवी की मदद से कर पाई। अपने मोहल्ले में 500 किताबों की लाइब्रेरी से शुरुआत की। देखते हैं कि शहर में बहुत बड़ी लाइब्रेरियां हैं, लेकिन बच्चों के लिए कहीं भी लाइब्रेरी नहीं है। और आज के हालात में ऐसा हो गया कि जब लोग कहते हैं कि किताबें बच्चे पढ़ते नहीं है, तो ये बात गलत है। हम उनको घर में किताबें ले आके देते ही नहीं है। हमारे घर में सब आ रहा है, खाने के पैकेट्स आ रहे हैं, मिठाइयाँ आ रही है, फल आ रहे हैं, लेकिन किताब नहीं आ रही। इस मुहिम से तकरीबन 2000 बच्चों को फायदा पहुंचा है। जाहिर है सबसे ज्यादा खुश भी वही है। उसमें से बुक लेके जाते हैं और पढ़ते हैं, तो हमें बहुत फायदा होता है। इसमें बहुत अच्छे कहानियाँ हैं और किस्से, वो हम सब मिलकर पढ़ते हैं तो हमें बहुत फायदा होता है और हमें इससे पढ़ना भी आता है। एक मोहल्ले की एक लाइब्रेरी से शुरू होकर अब 11 मोहल्ला लाइब्रेरियां चल रही हैं। लेकिन इनका सपना है कि सिर्फ औरंगाबाद या महाराष्ट्र में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में ऐसी लाइब्रेरियां खोली जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। सिटी एक्सप्रेस में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि 15 साल बाद एक दूसरे से अलग हुए आमिर खान और किरण राव। 15 साल बाद अभिनेता आमिर खान और किरण राव एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। उन्होंने एक बयान जारी कर तलाक का ऐलान किया।
दोनों की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि वो अब अपने जीवन में नया अध्याय शुरू करना चाहते हैं, एक पति पत्नी के तौर पर नहीं बल्कि बेटे के अभिभावक और परिवार के रूप में। दोनों ने कारोबारी रिश्ते जारी रखने का भी ऐलान किया है। तो वहीं सिटी एक्सप्रेस में आज फिलहाल इतना ही। आप मुझे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट अशोक महाडिक और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।